नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां पे आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट्स समय समय पे मिलती रहती हैं। तो हमने कल से ही सीरीज शुरू की है गेम्स, अलग अलग गेम्स की मेजरमेंट्स रिलेटेड। तो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो 1 बाय 1 कल हमने बास्केटबॉल को कवर किया था। अभी हरियाणा पीटीआई का एग्जाम है, उसमें भी आने की संभावना बन रही है मेजरमेंट। और जितने भी एग्जाम्स होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो हरियाणा पीटीआई हो, राजस्थान पीटीआई, डीएसएसबी हो, केवीएस, एनवीएस, जितने भी हो, वहाँ पे कई बार मार्किंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो एक एक 1 बाय 1 जो है हर गेम को हम कवर करने वाले हैं। कल के वीडियो पे ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आप लोगों का मिला, 1000+ व्यू वहाँ पे आए। तो मेरे ख्याल से 1000+ व्यू ठीक ठाक मानता हूँ मैं। देखो, मैं नहीं, मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं कि लाखों में वायरल हो वीडियो, लेकिन जिन लोगों ने 1000 लोगों ने देखा, तो वीडियो को 50% जो टाइम वॉच था टोटल, उन्होंने वो कंप्लीट किया। और 50% टाइम तक देखा लोगों ने, आधा वीडियो हर किसी ने देखा जितने भी व्यू थे। तो उसके हिसाब से एक पॉजिटिव यहाँ पे रहा है रिस्पॉन्स। तो तरीका भी ओवरऑल अच्छा था जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आया। मैंने पूछा भी था कि बेटर नहीं लगा हो तो आप बता सकते हो। तो जिस हिसाब से वहाँ पे किसी ने कोई कमेंट किया, तो मेरे ख्याल से बेटर वे, उसी वे में हम हर गेम की मार्किंग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो है ये है कबड्डी गेम से रिलेटेड। कबड्डी हर गांव में खेला जाता है, हर देश के हर एरिया में खेला जाता है। दरअसल वो बात दूसरी की हर एरिया में इसको दूसरे किसी नामों से जाना जाता है, वो भी देख लेंगे हम, अलग अलग स्टेट में किस नाम से जाना जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कबड्डी की। कबड्डी को मैं आपको डिटेल में बताना शुरू करूँ, उससे पहले मैं आपको कुछ एक फ़ोटोज़ दिखाना चाहूँगा, क्योंकि हम हर रोज़ चलते हैं समग्र से टुकड़ों में, मतलब हुल टू पार्ट। हुल में देखेंगे, फिर पार्ट्स में चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहला चित्र आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हो लॉबी दिखाई हुई है, एंड लाइन दिखाई हुई है, मिड लाइन दिखाई हुई है, वॉक लाइन दिखाई हुई है, बोनस लाइन दिखाई हुई है। वॉक लाइन इसको बोला जाता है, वॉक लाइन यहाँ पे लिख रखा है। तो वॉक लाइन आपको नजर आ रही होगी, बोनस लाइन नजर आ रही है, एंड लाइन नजर आ रही है, और साइड में लॉबी नजर आ रही है। और दूरी दिखा रखी है जो भी जिस हिसाब से, एक आपको ग्राउंड की चौड़ाई नजर आ रही 10 मीटर, फिर हाफ कोर्ट की लंबाई दिखा रखी 6.5 मीटर, और उधर मिड लाइन से बोक लाइन तक की दूरी दिखा रखी है 3.75 मीटर, और लॉबी की चौड़ाई आप देख सकते हो फोटो में 1 मीटर जो है दिखा रखी है। इसके बाद एक और फोटो के ऊपर हम चलते हैं, जिसमें आप क्लियरली देख पाओगे जो बाउंड्री लाइन जो होती हैं, टोटल जो ग्राउंड की मेजरमेंट देख रखी है 13 बाई 10 मीटर, प्लेइंग एरिया दे रखा है 13 बाई 8 मीटर। ये मैं आपको बताऊंगा कि प्लेइंग एरिया इतना कम क्यों है। इसके बाद एक एक लाइन आप देख सकते हो क्लियरली, बोनस लाइन अलग दे रखी है, ग्रीन में दिख रही है आपको, मिड लाइन आपको व्हाइट क्लीन दिख रही है। इसके अलावा बॉक लाइन भी आप देख सकते हो, व्हाइट आपको नजर आ रही होगी। अब बात कर लेते हैं, अब एक चित्र और मैं आपको दिखाऊंगा, जस्ट साइड में एक फोटो आ रहा है, उस पे और क्लियर कर लीजिए चीजों को। पीछे स्टिंग ब्लॉक नजर आ रहे हैं आपको ऊपर, फिर आपको एंड लाइन नजर आ रही है, फिर बोनस लाइन, फिर बॉक लाइन, फिर मिड लाइन, और सेम एज इट इज नीचे के हाफ कोर्ट में आप जाओगे, बॉक, बोनस एंड स्टिंग ब्लॉक। साइड में आपको नजर आ रही होगी लॉबी। तो ये होगी फोटोज जो मैंने आपको ग्राउंड की फोटोज दिखाई। इसके बाद थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं, क्या कुछ होने वाला है। हाँ, एक क्वेश्चन कल के वीडियो में आया था, जो मैंने आपको बताया था कि जो बास्केटबॉल कोर्ट होता है, उसका जो बैकबोर्ड लगा होता है रिंग के पीछे, उसकी जमीन से ऊंचाई बताई थी मैंने आपको 2.90 मीटर। तो वहां पे कुछ लोगों का जो है क्वेश्चन आया था कि बुक में दे रखा सर 2.75 मीटर, क्योंकि जो बैकबोर्ड होता है उसका निचले हिस्से से जमीन के बीच गैप पूछा था। तो मैंने आपको 290 मीटर बताया था, और कमेंट आया हुआ था कि बुक में है 2.75 मीटर। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जो 2.75 मीटर है वो नेशनल जो हमारी चैंपियनशिप्स होती है, जो देश के अंदर जो नेशनल गेम्स होते हैं उसके अंदर वो यूज की जाती है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो आपका स्टैंडर्ड जो ऊंचाई रहेगी बोर्ड की जमीन से, वो रहेगी 2.90 मीटर। लेकिन देश के अंदर अगर कहीं पे गेम्स हो रहे हैं, जो नेशनल चैंपियनशिप्स होती है बास्केटबॉल की, वहां पे यूज की जाती है ऊंचाई 2.75 मीटर। ठीक है, ये क्लियर कर दिया मैंने आपको, दोनों ही अलग अलग है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कबड्डी की। तो कबड्डी जो है पूरा डिटेल में देखेंगे कबड्डी को, क्या दरअसल है क्या और इसको क्या माना जाता है। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि कबड्डी को जो है देश का ही खेल माना, भारत का खेल माना जाता है, आप सभी को पता है।
और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो खेला भी जाता है, प्रो कबड्डी जैसे शुरू हुई है ना, उसके बाद इसका जो है और भी ज़्यादा स्कोप जो है बढ़ गया और ज़्यादा लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और बहुत ज़्यादा बच्चे आपको अलग अलग गाँव में इसके ग्राउंड मिल जाएंगे। एक ही गाँव में जो है आपको इसके हो सकता है 5-7 ग्राउंड चलते मिल जाएंगे। कोई किसी एरिया में खेला, कोई बच्चे खेत में खेलते हुए मिल जाएंगे। हर कहीं इसका जो क्रेज अभी प्रो कबड्डी के कारण शुरू हो गया था। और मैं अपनी तरफ से बताऊं तो मेरी तरफ से भी जो गांव में एक एनजीओ टाइप जो है कबड्डी की एकेडमी चलती है, जहां पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। गांव में की तरफ से आर्थिक सहयोग लिया जाता है। इसके अलावा यूट्यूब से भी जो कुछ इनकम होती है थोड़ी बहुत, उसको भी वहीं पे इन्वेस्ट किया जाता है जरूरत के हिसाब से। और आप भी अगर चाहते हो हमारा इसी प्रकार इस काम में सहयोग करना, तो चैनल के ऊपर ज्वाइन बटन आ रहा होगा फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, वहाँ पे आप 159K में पर मंथ हेल्प कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। नहीं तो जबरदस्ती नहीं है भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कबड्डी की। तो कबड्डी की उत्पत्ति भारत में, इसलिए इसको भारत का मूल खेल माना जाता है, भारत का गेम इसको बोला जाता है। लगभग ये भारत के प्रत्येक राज्य में खेला जाता है। ये बात नॉर्मली मैंने आपको बता दी। महाभारत काल में जो है इसको एक श्वास गेम बोला जाता है। एक श्वास क्यों? लगातार कबड्डी कबड्डी काउंट करना होता है। अगर रेडर ने स्टॉप कर दिया बीच में, उसका सांस टूट गया तो फाउल हो जाता है वो, ठीक है, उसको आउट माना जाता है, समझ गए। तो एक श्वास इसको महाभारत काल में बोला जाता था। अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अभी अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। कौन से राज्य में किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा किस एग्जाम में। एक तरफ राज्यों की सीक्वेंस दे दी, दूसरी तरफ कबड्डी का जो है अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग नाम है वो दे दिए और पूछ लिया कि सही मिलान कीजिए। तो अब मैं आपको बता देता हूं वो 1 by 1। बंगाल और बिहार में जो कबड्डी का नाम है हु डू डू। बंगाल और बिहार में कबड्डी को किस नाम से जाना जाता है? हु डू डू, ठीक है। बंगाल और बिहार याद रखें भाई, एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके बाद महाराष्ट्र में हु तू तू। महाराष्ट्र में किस नाम से? हु तू तू। साइड में स्क्रीन भी आ रही है, आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तमिलनाडु और कर्नाटक में चडू गुडू। तमिलनाडु और कर्नाटक में चडू गुडू, ठीक है। ये 2 बातें थी ध्यान में रखने की, 3 बातें होगी। तीनों ही जो हमारे सामने जो स्टेट नाम वाइज, मैंने स्टेट वाइज नाम बताया आपको, और कबड्डी को किस नाम से बोला जाता है वो भी मैंने आपको बताया। ध्यान रखने की बातें हैं। अलग अलग स्टेट में कबड्डी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत की मैं बात करूं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यहाँ पे कबड्डी इसको बोला जाता है। लेकिन साउथ की साइड अब चले जाओगे तो वहाँ पे जो है अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग नाम इसके चेंज हो जाते हैं। इसके बाद तो जो है पहली बार 1923 में दक्कन जिमखाना ने इसकी जो है रूल्स की एक बुक पब्लिश करवाई, और सन 1934 में अखिल महाराष्ट्र शारीरिक परिषद के ने कबड्डी के नियमों को संशोधित किया। इसके बाद 1938 में कबड्डी की प्रथम अखिल भारतीय प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में पहली बार जो है कबड्डी को प्रदर्शनी मैच के रूप में शामिल किया गया। मतलब 1936 के जो बर्लिन ओलंपिक थे जर्मनी में हुए थे, उससे रिलेटेड कुछ एक बातें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो 1936 में बर्लिन में हुए थे जर्मनी में, ये हमें पता होना चाहिए। और वहाँ पे खास बात क्या थी? सबसे पहली बात तो ये कि वहाँ पे मशाल जलाने की प्रथा 1936 से शुरू हुई थी, हमें पता है। और इसके अलावा वहां पे एक चीज और हुई थी, पहली बार जर्मनी के अंदर जो है ओलंपिक गेम्स का टेलीकास्ट किया गया था। ओलंपिक गेम को मेजबान देश के अंदर इंटरनेशनल रूप से 1960 रोम ओलंपिक को टेलीकास्ट किया गया था, लेकिन नेशनल लेवल पे टेलीकास्ट किया गया था 1936 के बर्लिन ओलंपिक में। नेशनल लेवल मतलब जिस देश में ओलंपिक हो रहे थे वहीं पे। और एक बात और हमें ध्यान रखनी है इससे रिलेटेड, जो जरूरी बात है वो ये कि जो ओलंपिक की जो मेजबानी है वो एक सिटी को दी जाती है, शहर को दी जाती है, ना कि किसी देश को। याद रखें ये बात, देश को मेजबानी नहीं दी जाती, एक सिटी को देखा जाता है, शहर को देखा जाता है। जैसे जापान टोक्यो 2020 में होने थे, इसी प्रकार जर्मनी में बर्लिन में होने थे हुए 1936 में, और इटली की राजधानी रोम में 1960 में हुए, ठीक है, इस प्रकार से। और 1956 में मेलबोर्न में हुए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। तो एक सिटी को जो है ओलंपिक की मेजबानी दी जाती है, हमें याद रखना है। तो 1936 में प्रदर्शन मैच के रूप में कबड्डी को पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया था, लेकिन ओलंपिक के अंदर कबड्डी है नहीं, फर्स्ट और लास्ट टाइम वहीं जो है ओलंपिक के अंदर इसको किया गया था। इसके बाद सन 1938 में कलकत्ता में कबड्डी को भारत के राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया। नेशनल गेम्स के अंदर सन 1938 में इसको शामिल किया गया। 1950 में जो है राष्ट्रीय कबड्डी संघ की स्थापना
की गई थी, ये बात याद रखनी है। और इसके अलावा यहाँ पे कोई खास बात है नहीं। इसके अलावा एक बात और है कि राष्ट्रीय स्कूल खेलों में लड़कों की कबड्डी को सन 1962 में और लड़कियों की कबड्डी को सन 1975 में जो है शामिल किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भाई, स्कूल गेम में कब शामिल किया गया, नजरों में से निकालने एग्जाम में आ सकता है। 1962 में बॉयज को और 1975 में गर्ल्स को जो है शामिल किया गया था स्कूल गेम्स के अंदर। ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं भाई, मेजरमेंट और गेम्स की टर्मिनोलॉजी। ये तो मैंने बेसिक सी कहानी बता दी आपको, दरअसल मामला क्या था, कब फेडरेशन बनी, कब क्या बना, ठीक है। अब बात आती है कि जो है हमारा मामला है वो इस बात के ऊपर आके रुक जाता है कि जो गेम्स की मेजरमेंट है, कबड्डी की मेजरमेंट, वो तो सबसे पहले साइड में फोटो आ रहा है, आप देख सकते हो। पुरुष और सीनियर के लिए जो कबड्डी ग्राउंड की मेजरमेंट क्या रहती है, 13 बाई 10 मीटर, 13 मीटर लंबाई, 10 मीटर चौड़ाई। इसके बाद महिलाओं और जूनियर्स के लिए क्या रहती है, 12 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई। इसके बाद मिनी और सब जूनियर लड़के लड़कियों के लिए क्या रहती है, 11 बाई 8 मीटर, ठीक है। हो गया कंप्लीट इजी वे में, साथ के साथ फोटोज भी आ रही हैं, आप देख भी सकते हो। और लॉबी की चौड़ाई, जो लॉबी मैंने दिखाई थी फोटोज में, फिर भी आप देख सकते हो 1 मीटर होती है लॉबी, दोनों साइड 1-1 मीटर की लॉबी होती है। इसके बाद मध्य रेखा से बोक रेखा की दूरी, पुरुषों में बहुत बार एग्जाम में आता है। जो बोक लाइन मैंने दिखाई थी मिड लाइन से जस्ट आगे होती है बोक लाइन, उसकी दूरी कितनी होती है, 3.75 मीटर। याद रख लें, बोक लाइन की मध्य रेखा से दूरी कितनी होती है, 3.75 मीटर। इसके बाद मध्य रेखा और अन्य रेखाओं की चौड़ाई, जो गेम की मार्किंग की जाती है, मार्किंग के दौरान जो लाइनिंग की जाती है उसकी मोटाई 5 सेंटीमीटर। बास्केटबॉल ग्राउंड में बताया था मैंने कि जो मेजरमेंट की लाइनें होती हैं उनकी चौड़ाई कितनी होती है, 5 मीटर। इसके बाद पुरुषों के ब्लॉक का आकार, जो सिटिंग ब्लॉक बने होते हैं पीछे मैंने दिखाया था, वो होते हैं 1 बाई 8 मीटर और महिलाओं में कितने होते हैं, 1 बाई 6 मीटर। ये ग्राउंड के हिसाब से होते हैं, ठीक है, प्लेइंग एरिया के हिसाब से। इसके बाद प्रत्येक टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं, 12, और मैच में भाग लेने वाले खिलाड़ी मतलब प्लेइंग में 7 रहेंगे, 5 एक्स्ट्रा खिलाड़ी रहेंगे आपके। इसके अलावा पुरुषों का मैच का जो समय है 20-20 मिनट का होता है और बीच में रेस्ट आता है 5 मिनट का। इसके अलावा महिला और जूनियर्स का मैच होता है 15-15 का, 2 हाफ होते हैं 15-15 के, ठीक है। और जो है 5 मिनट का मध्यांतर यहाँ पे आएगा। इसके बाद अधिकारी आपका एक रेफरी होगा, एक अंपायर होगा, दो अंपायर होंगे, एक स्कोरर होगा, टाइम कीपर होगा, 2 लाइनमैन होंगे पीछे, ठीक है। ये होते हैं आपके कबड्डी से रिलेटेड जो मेजरमेंट है बता दी। इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी है, जो अलग अलग वर्ड कई बार पूछ लिए जाते हैं, कौन सा वर्ड किस गेम से। आज छोटा ही गेम है, ज़्यादा इसको लंबा नहीं करेंगे। तो इससे पहले सॉरी, जो कप्स होते हैं, जो इनकी चैंपियनशिप्स होती हैं कबड्डी की, वो मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटी। सबसे पहले फेडरेशन कप आपका होता है एक, फिर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप्स जो नेशनल होती है वो। इसके बाद गोल्ड कप होता है मुंबई में एक, दूसरा होता है P&T कप होता है एक, फिर अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी चैंपियनशिप होती है इंटर यूनिवर्सिटी में, फिर अखिल भारतीय विद्यालय कबड्डी टूर्नामेंट जो स्कूल गेम्स होते हैं वो। इतनी कॉमन सी चीज़ें याद हो जाएंगी, याद करने की भी जरूरत भी नहीं है, वैसे मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसके बाद फेमस खिलाड़ी, आजकल आप प्रो देखते होगे तो आपको पता है कि कौन कौन से जो फेमस खिलाड़ी हैं प्रो में। राहुल चौधरी है, जो भी हैं आपके, अनूप कुमार है, राकेश शर्मा है, जो भी आपको पता है, देखते होगे रेगुलरली प्रो, क्योंकि कबड्डी के सबसे ज़्यादा, और खास करके जो पीटीआई है ना हमारा पीटीआई इसमें, वो तो कबड्डी का ज़बरदस्त फैन पाता है। ज़्यादातर जो ओल्ड पीटीआई थे वो कबड्डी ही गेम करवाते थे स्कूलों में, ठीक है। तो कबड्डी का आपको सभी को पता है, बेसिक सी बातें हैं। इसके बाद जो टर्मिनोलॉजी है कबड्डी से रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से आता है भाई। इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी वो बता देता हूँ आपको। जैसे बोक लाइन हमने ग्राउंड मार्किंग में देखा, बोक लाइन होती है। इसके बाद मार्च लाइन होती है एक, फिर लॉबी होती है एक, ब्लॉक होता है, चेज होता है, कैचर होता है, लोना। लोना एक वर्ड है, जब टीम ऑल आउट हो जाती है तो उसको लोना बोला जाता है। लोना लगने के बाद जो दूसरी टीम है जिसने लोना लगाया अपने विरोधी टीम को, उसको 2 नंबर दिए जाते हैं। बहुत बार आता है भाई, 2 चीजें याद कर लो, सुपर टैकल और लोना।
दोनों में जो है जिस टीम ने भी ये लिया है उसको 2 नंबर मिलते हैं। भाई मेरे खिलाफ कोई खेल रहा है, मैंने लोना लगा दिया उनको, पूरी टीम ऑल आउट होगी मेरे खिलाफ वाली टीम, तो मेरे को 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। ऑल आउट करने के 2 मार्क, ऑल आउट करने को लोना बोला जाता है, ठीक है, इंग्लिश में ऑल आउट बोल देते हैं, पूरी टीम बाहर हो जाना, और जो हिंदी में लोना बोल देते हैं कबड्डी की लैंग्वेज में, ठीक है। तो लोना लगेगा तो 2 मार्क्स दिए जाते हैं। इसी प्रकार सुपर टैकल में भी जो है 2 नंबर दिए जाते हैं। मतलब सुपर टैकल मतलब जब डिफेंडिंग टीम में 2 कैचर हो या 3 कैचर हो तो वहां पे सुपर टैकल बोला जाता है उसको, ठीक है। जिस टीम में 3 प्लेयर रह गए हो डिफेंडिंग में और विरोधी टीम का जब रेडर रेड करने के लिए जाता है तो उस दौरान अगर वो 2 प्लेयर या 3 प्लेयर उस रेडर को रोक लेते हैं तो उसको बोला जाता है सुपर टैकल। क्योंकि ये जो सुपर टैकल है ना प्रो में बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है सुपर टैकल, बता दिया मैंने आपको। इसके बाद लोना हो गया, स्ट्रगल हो गया, बोनस रैंक हो गया। स्ट्रगल होता है भाई जब रेडर जो स्ट्रगल कर रहा होता है, डिफेंडिंग टीम उसको पकड़ लेती तो वहां पे जो स्ट्रगल करता है। इसके बाद बोनस अंक। और कैंट होता है, इसको बोलते हैं कैंट एरो किक। कैंट होता है 1 श्वास में लगातार कबड्डी बोलना, ठीक है, कबड्डी बोलना 1 श्वास में लगातार। जैसे रेडर होता है ना 30 सेकंड की रेड, ये बात याद करें भाई, रेड होती है 30 सेकंड की कबड्डी के अंदर, मतलब रेडर को समय मिलता है 30 सेकंड में अपनी रेड खत्म करना। उससे ज्यादा समय लेता है तो उसको फाउल माना जाता है, ठीक है। तो आपकी रेड होगी 30 सेकंड की और 30 सेकंड के दौरान लगातार उसको जो है कबड्डी कबड्डी वर्ड बोलना होता है। उसके लिप्स हिलते हुए नजर आना चाहिए, कब्स 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 ऐसे बोलेगा वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैंट। इसके बाद रेडर एक वर्ड आपको पता है, फिर एरो किक है, फिर म्यूल किक है, टो टच। म्यूल किक याद कर ले, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई म्यूल किक, बहुत बार एग्जाम में आती है। म्यूल किक कौन से गेम से रिलेटेड है, कबड्डी से रिलेटेड। इसके बाद टो टच आपका, फिर परस्यूट है, परस्यूट मतलब रेडर रेड करके पूरी चला गया, पीछे से चेजर जो टीम होती है डिफेंडिंग उसका कोई प्लेयर आके उसको जो है रेडर को हाथ लगा के वापस अपने ग्राउंड में चला जाए तो उसको परस्यूट बोला जाता है, ठीक है। एंटी डोजिंग पेनिट्रेशन, ये वर्ड है जो टर्मिनोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कबड्डी गेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी हो गई आपकी। इसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दिया, ऑल इंडिया कबड्डी की जो फेडरेशन उसकी स्थापना कब हुई, तो वो आपकी हुई थी 1950 में, मैंने बता दिया। इसके बाद 1936 के बर्लिन ओलंपिक में इसको प्रदर्शनी मैच के रूप में शामिल किया गया। इसके अलावा 1982 के एशियन गेम्स जो नई दिल्ली में हुए थे, भारत में दूसरी बार जो एशियन गेम्स हुए थे नई दिल्ली में, वहां पे भी कबड्डी को प्रदर्शनी मैच के रूप में शामिल किया गया था। इसके अलावा जो है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन की जो स्थापना की गई थी आपकी, कब की गई थी, 1973 के अंदर। और कबड्डी चैंपियनशिप्स जो है 1980 में प्रथम एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हुई थी आपकी, ये कोई खास बात नहीं, याद करने की नहीं है। इसके अलावा और कोई खास बात, एशियन गेम्स में कब शामिल किया गया, दरअसल 1990 के बीजिंग ओलंपिक में जो इसको शामिल कर लिया गया। सॉरी, बीजिंग एशियन गेम्स चाइना में हुए थे 1990 में, वहां पे पुरुषों की जो स्पर्धा कबड्डी का इवेंट उसको शामिल किया गया था। इसी प्रकार 2010 के चाइना में जो एशियन गेम्स हुए थे वहां पे महिला कबड्डी को जो है शामिल किया गया था। और इसके अलावा कोई खास बात है नहीं कबड्डी में। प्लेयर्स मैंने बता दिए बेसिक से जो भी होते हैं वो मैंने आपको सारा बता दिया। साइड में फोटोज भी आ रही हैं, आप पढ़ भी सकते हो साथ के साथ, एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी। तो ये थी कबड्डी से रिलेटेड हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जो बताएं। कोशिश की मैंने इजी लैंग्वेज में साथ साथ फोटोज आपको दिखा के एक एक चीज़ को क्लियर करने की। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो जरूर कमेंट करें। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें, इसी प्रकार के वीडियोज आप सभी के लिए आते रहेंगे। फिलहाल वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा भाई, पसीने आ रहे हैं वीडियो बनाते हुए, क्योंकि पंखा चला दे तो आवाज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आपसे क्या करो, वीडियोज़ को शेयर कर दिया करो, इतना कर दिया करो। और कुछ ज़्यादा उम्मीद मैं नहीं करता हूँ, बस वीडियोज़ को शेयर कर दिया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।